ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ रही थी, स्टेजेस के नाम बल्कि पढ़ने लगे थे कि एक्शन पोटेंशियल के जो स्टेजेस होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। एक आपके पास स्टेज आती है, ये रेस्टिंग स्टेज है, जहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा, जो कोई इम्पल्स है वो कंडक्ट नहीं हो रही। जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, सेल का पोटेंशियल चेंज होता है। पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन था तो वो नेगेटिव था, जब उसने एक्शन पोटेंशियल कोई काम करना था, जब इम्पल्स को ट्रैवल कराना था, तो वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया। जब अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, इस स्टेज को हम क्या कह देंगे कि ये डीपोलराइजेशन हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, इस स्टेज को हमने कहते हैं डीपोलराइजेशन है। फिर वापस जब नेगेटिविटी वापस सेल के अंदर इनसाइड सेल दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो गया है, मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड जो है वो नेगेटिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इसको हम बोल देंगे कि ये दोबारा से सेल जो है वो पोलराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये रीपोलराइजेशन हो जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला जाएगा उसका नेगेटिव लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेज होती है हाइपर पोलराइजेशन की, कि नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो उसका लेवल होता है, पोटेंशियल होता है, उससे भी ज्यादा नेगेटिव जो है उसका पोटेंशियल जाना शुरू हो गया है। इस स्टेज को हम बोल देंगे हाइपर पोलराइजेशन, और दोबारा वो नॉर्मल अपनी स्टेज पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो चार चीजें याद रखनी है, एक उसकी रेस्टिंग स्टेज है, दूसरी डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है, और हाइपर पोलराइजेशन है। ये इसके स्टेजेस के नाम होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब रीपोलराइजेशन हो रही होती है, वहां पे पोटेशियम का ई फ्लक्स हो रहा होता है। क्या चीज हो रही होती है? ई फ्लक्स। आप इनफ्लक्स और इस चीज का भी कॉन्सेप्ट ले लो कि इनफ्लक्स आई से है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना एंट्री हो रही है किसी चीज की। इनफ्लक्स के किसको बोलते हैं? एंट्री को बोलते हैं। और ई फ्लक्स किस चीज को बोलते हैं? ई से एग्जिट और ई से ई फ्लक्स। किसी चीज स्ट्रक्चर के अंदर से कोई आयन जो है वो लीव कर रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि इसका ई फ्लक्स हो रहा है, और अगर वो एंटर हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि इसका इनफ्लक्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम क्योंकि इस सेल को लीव कर रहा होता है, तो पोटेशियम को क्या हो रहा है? ई फ्लक्स। अब जब हमारे पास रेस्टिंग जो नॉर्मल लेवल है ना, थ्रेशोल्ड ये वाला लेवल नेगेटिविटी का, रेस्टिंग पोटेंशियल वाला, वो अचीव जब हो जाता है, उस टाइम पर भी कुछ ऐसे पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स जो है यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस हो रहा होता है। तो ये हाइपर पोलराइजेशन की वजह ये है कि कॉन्टिन्यूसली नॉर्मल लेवल रीच करने के बाद भी पोटेशियम अगर सेल से बाहर जा रहा है और सेल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है, नॉर्मल लेवल से भी नेगेटिव हो गया है, तो वहां पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, नॉर्मल लेवल से भी ज्यादा पोलराइज हो जाता है सेल का वो मेम्ब्रेन का पार्ट, वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो दोबारा अपने जो सेल है वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में उसको ले आता है, यानी सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को दोबारा से वो नॉर्मल किया जा, मतलब वो नॉर्मल लेवल पे उसको लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन की वजह मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे आपने पोटेशियम का जो है वो जिक्र करना है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि आप लोगों ने आपने एक तो ये चार्ट बना लिया, ये जो ग्राफ बना लिया, इसमें आपने स्टेजेस के नाम बता दिए, और यही आप बेशक रेफरेंस के तौर पर यूज कर लो, अपनी गाइडेंस की बुक में देख लो। ये जो स्टेजेस यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पर हर इवेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है, कौन सी चैनल्स ओपन हो रहे हैं, ये आपने ऐसे ही याद करना है। और एक चीज है, आपका सेल नेगेटिव होगा तो ये कंडक्शन नहीं कर रहा है, ये रेस्टिंग स्टेज में है। लेकिन जब इनसाइड पॉजिटिविटी आएगी और आउटसाइड नेगेटिविटी आएगी, तो यहाँ पर अब इम्पल्स ट्रैवल करेगी। ये इसका एक्टिव पार्ट है, ये इतना पार्ट इसका एक्शन पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर नेगेटिव अगर अंदर है और बाहर पॉजिटिव है तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। एक कॉन्सेप्ट के तौर पर कि आपको याद रहेगा कि अंदर नेगेटिविटी होगी तो क्या चीज होगी। ये हमारे पास क्या होता है कि नर्व सेल के अंदर स्केलेटल मसल है, या जितने बाकी जो स्ट्रक्चर्स है ना, उसके अंदर इस तरह का हमारे पास ग्राफ आता है जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। लेकिन कार्डियक मसल क्या है कि उसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पर रेस्टिंग फेज था, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि डीपोलराइजेशन हो गई। ये एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर एक बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाता है। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के अलावा एक और आयन है जो अपना रोल प्ले कर रहा होता है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है कि इसका इनफ्लक्स होगा, ये सेल के अंदर नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम के लिए पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखेगा। इस मेंटेनेंस की वजह से क्या होता है कि कार्डियक सेल के अंदर ना एक रेस्ट का पीरियड आ जाता है। जब एक नई, अगर मैं एक स्टिमुलस के ऊपर दूसरा स्टिमुलस दूं और फिर दूसरा स्टिमुलस दूं, तो क्या होगा कि ये जो एक इसको प्लेटू फेज कहते हैं। ठीक है, जो प्लेटू फेज है, इसमें क्या होगा कि एक स्टिमुलस का काम खत्म होगा, उसके बाद अगला स्टिमुलस दोबारा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि स्टिमुलस ने क्या करना होता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक स्टिमुलस आया, अगर उसके ऊपर ही मैं एक और स्टिमुलस अप्लाई कर दूंगी तो क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर एक इम्पल्स के ऊपर दूसरी इम्पल्स आई, फिर तीसरी इम्पल्स आई, तो मसल एक टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी वहां पर। तो स्केलेटल मसल के अंदर तो हम
नी को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्डियक मसल जिसने हर सेकंड के बाद रिलैक्स होना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ताकि वो अपना नॉर्मल पंपिंग फंक्शन कर सके, अगर उसके अंदर टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा होता हार्ट का, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इस चीज को जो टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन है उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक और मैकेनिज्म ऐड कर दिया। इसके अंदर ये कैल्शियम आयंस भी अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि इसकी जो स्टेट है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं, ताकि एक इम्पल्स जब अपना काम कर ले उसके बाद दूसरा स्टिमुलस आके फिर कॉन्ट्रैक्ट करे। ऐसा ना हो कि एक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ही दूसरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और टेटनाइजेशन, जो उसकी वो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन यूटेटनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। उसको रिलैक्सेशन का भी टाइम चाहिए होता है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, हार्ट के जो कार्डियक मसल है उसके अंदर क्या होगा कि जो पोटेशियम सॉरी जो कैल्शियम चैनल कैल्शियम आयन है वो सेल के अंदर एंटर करेगा, इस मेम्ब्रेन को पॉजिटिव मेंटेन करके रखेगा स्टेट के अंदर। इस पॉजिटिविटी की वजह से क्या होगा कि ये स्टेट मेंटेन रहेगी। जब वो अब दोबारा क्या होगा, वही मैकेनिज्म होगा जो ऊपर हुआ था कि सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो गए हैं, अब सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा, पॉजिटिविटी दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो गई है, पोटेशियम जो है वो उसका इफ्लक्स होना शुरू हो गया है, वो एग्जिट करना शुरू हो गया है, और रिपोलराइजेशन होगी और दोबारा से वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर आ गया। तो जब बाकी सब के आप एक्शन पोटेंशियल याद कर रहे होते हो, इसके अंदर एक चीज आपने कार्डियक मसल के लिए स्पेशल याद करनी होती है, वो होता है इसका प्लेटू फेज। और इसके अंदर रीजन भी आपने याद रखी कि इसके अंदर जो कैल्शियम आयंस है उसकी वजह से होता है ये। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोपोगेशन। एक प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ते हैं। एक प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग को कि एक इम्पल्स है, एक पार्ट, कोई भी मेम्ब्रेन का हम पार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन का पार्ट था, एक लंबी सी मेम्ब्रेन थी, नर्व सेल के हमने कह दिया फॉर एग्जांपल ये उसका एक्सॉन है। एक साइड पे अंदर हमने बना दिया कि नेगेटिव चार्जेस हैं और बाहर हमने कह दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये रेस्टिंग स्टेट में है, यहाँ पे भी इम्पल्स नहीं जनरेट हो रही, इम्पल्स चीज को मैसेज को कन्वे नहीं कर रहा, प्रोपोगेशन नहीं हो रही वो भी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी एक जो है वो स्टिमुलस आया, इसने क्या किया कि इस इतने से एरिया को जो है वो इन्वर्ट कर दिया इसके चार्जेस, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाकी सब में तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ही थे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव हो गए और यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस हो गए, ठीक है। बाकी इतना पार्ट जो है वो रेस्टिंग में है और इतना पार्ट जो है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा सेगमेंट मैं कहूँ कि ऐसे ट्रैवल करा होता है, ये बात नहीं होती, बल्कि क्या होगा कि ये जो चार्जेस यहाँ पर चेंज हुए हैं ना, ये अपने नेक्स्ट वाले चार्जेस को चेंज कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिविटी इनसाइड हो जाएगी, नेगेटिविटी आउटसाइड। अगेन इसने ट्रैवल करने के लिए क्या किया, अब ये वाला चेंज हो गया, ये अपने अगले वाले को चेंज करेगा, अपने कंसेक्यूटिव जो आइंस हैं, कंसेक्यूटिव जो पार्ट्स हैं अपनी मेम्ब्रेन के उसको चेंज कर रहे होते हैं, ना कि एक ही पार्ट जो है, जो पोलराइजेशन हो गई है जिसकी, वो क्या करेगा, वो खुद ट्रैवल करेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अपने कंसेक्टिव वाले पार्ट को जो है उसके चार्जेस को इन्वर्ट करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, और इस तरह से जो एक इम्पल्स है वो प्रोपोगेट कर रही होती है। इसी तरह जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल एक्सॉन के अंदर हो रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल एक्सॉन था, उसका इतना पार्ट जो है वो पोलराइज हो गया, उसने अगले को किया, फिर अगले को किया, फिर अगले को किया, इस तरह हर पार्ट जो है वो एक्टिव हो रहा होता है, कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इसमें से, क्योंकि कंसेक्टिव जो है वो पार्ट एक्टिव हो रहा होता है। और लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, अच्छा, जो स्ट्रक्चर माइलिनेटेड होता है उसमें क्या होता है, सॉल्टेटरी होता है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ना माइलिन शीट होगी, माइलिन शीट के ऊपर, माइलिन शीट ना नॉन कंडक्टर होती है और इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो नहीं कर सकती, इंसुलेटर के तौर पर काम कर रही होती है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कंजेक्टिव पार्ट पे नहीं होगा, बल्कि कुछ पार्ट छोड़ के, ये जो माइलिन शीट का पार्ट है ना वहां पे छोड़ के यू टच करके इस पार्ट को पोलराइज करेगी, फिर क्या होगा, ये पार्ट माइलिन शीट को छोड़ के अगले पार्ट को पोलराइज करेगा। तो इस तरह वहां पर क्या हो रहा था, नॉर्मल एक्सॉन के अंदर हर पार्ट जो है वो एक्टिव हो रहा होता है, लेकिन जहाँ पे माइलिनेशन आ जाती है तो माइलिनेशन पे वो जंप करके अगले पार्ट पे जाता है, फिर वो जंप करके अगले पार्ट पे जाता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, एक नॉर्मल एक्सॉन के अंदर, एक माइलिनेटेड शीट जो होती है उसके अंदर। तो जो जंप करके जा रहा होता है हम उसको बोल देते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सेस हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है एक्शन पोटेंशियल की, हम लोग एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में एक चीज आपने, ये प्रोपोगेशन का फिनोमेना ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोपोगेशन क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, सेल्फ प्रोपोगेटरी है, एक को मैंने एक्टिव कर दिया है, वो नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट के इंजेक्टिव को, नेक्स्ट को जो है वो एक्टिवेट करता जाएगा। और सोल्टेटरी के अंदर हमने बता दिया कि माइलिन शीट को क्रॉस करके उसको उसके ऊपर जंप करके वो नेक्स्ट पार्ट को एक्टिव करेगा, और इस तरह वो कंडक्शन कर रहा होता है। 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड होती है कंडक्शन, 120 अगर जो नर्वसनेस की स्टेट होती है उसके अंदर 120 मीटर पर सेकंड तक चली जाती है सोलिडिटी की जो कंडक्शन की स्पीड है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल और नन। ऑल और नन का मतलब, ये आप मसल फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे, ऑल और नन का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज एक्टिव हुई है तो आइदर
उसके पास दो ही कंडीशन है, क्या करेगी, या तो वो पूरे का पूरा पार्ट अब एक्टिव होने वाला है, या क्या होगा कि वो शुरू से ही एक्टिव नहीं होगा, या ऑल होगा या नन होगा। जब एक्शन पोटेंशियल एलिसिट हो गया है किसी पॉइंट पे, किसी भी मेम्ब्रेन की पॉइंट पे एलिसिट हो गया है, तो डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी मेम्ब्रेन पे ट्रैवल करेगा। या तो वो पूरी मेम्ब्रेन पे ट्रैवल करेगा, या वो ट्रैवल ही नहीं करेगा। उसके पास सिर्फ दो ही सूरत है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आधा ट्रैवल कर ले और आधा ना करे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है उसके पास, या ऑल होगा या नन होगा, इसके अलावा और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होती। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, आपके पास एक रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है। एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर डिफरेंस क्या होता है, जब हम कंडक्शन की बात करें, यहाँ पर हम कंडक्शन का दोबारा से ग्राफ बना देते हैं कि ये हमने बताया था यहाँ पे कंडक्शन हो रही है और ऐसे बनाया था हमने ग्राफ। ठीक है। अब क्या है, इस पूरे पार्ट को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड बेसिकली क्या है, एक ऐसा टाइम है जब ये स्ट्रक्चर था नर्व का, मैंने इसको एक स्टिमुलस दिया, इसने अपना ये वाला जो पार्ट है ये सारा कंप्लीट किया। इस कंप्लीशन के दौरान ही अगर मैं इसको दूसरा एक और स्टिमुलस दे दूं, तो क्या ये उस पर रिएक्ट करेगा या नहीं। ये जो पीरियड है, ये वाला टाइम जो है, ये टाइम क्या होता है कि यहाँ पर एक ऑलरेडी स्टिमुलेटेड स्ट्रक्चर को हम दोबारा स्टिमुलेट नहीं कर सकते जब तक कि वो दोबारा अपने रेस्टिंग पीरियड में ना आ जाए। इस पीरियड को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। मैंने क्या कहा कि एक ऐसा टाइम है जहां ऑलरेडी एक स्टिमुलेटेड स्ट्रक्चर को मैं दोबारा इम्पल्स स्टिमुलेट नहीं कर सकती। इस पीरियड को हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड है। जब तक वो रेस्टिंग स्टेट में नहीं आएगा, अगला स्टिमुलस उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या है कि पहला जो स्टिमुलस था, कोई भी स्ट्रक्चर का पे एक जो पहला स्टिमुलस लगा था, उससे चाहे जितना मर्जी गुना ज्यादा स्टिमुलस में लगा दूं, तब भी यहाँ पर दोबारा जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा जब तक ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक नहीं आ जाता। इसके बरक्स दूसरी चीज होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसमें क्या है, वो ये वाला पार्ट होता है, ये एब्सोल्यूट वाला है, ये सारा पार्ट है ये एब्सोल्यूट वाला है, और ये जो ये वाला पार्ट है दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं ओरिजिनल जो सबसे पहला स्टिमुलस था उससे कई ज्यादा गुना स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कंप्लीट होने की बजाय वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। दोबारा अगर मजीद स्ट्रॉन्गर देन प्रीवियस वन कर दूं तो वो मजीद एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो इस पीरियड पे हो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। लेकिन यहाँ पर जितना मजीद स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस में लगा दूं पहले से ज्यादा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि इसको अचीव किए बगैर ही हो जाए। ठीक है। इस पीरियड को बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस लगाएं चाहे वीक लगाएं, एक्टिव दोबारा नहीं होगा जब तक वो रेस्टिंग की तरफ नहीं जाता। और रिलेटिव में क्या है कि अगर मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दूं, अप्लाई कर दूं, स्टिमुलस अप्लाई कर दूं, तो वो क्या करेगा कि वो उसको एक्ट करेगा, उसको जो है वो उसका अपना एक्शन वो आपको प्रेजेंट करेगा। ठीक है। दो पीरियड्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है। उससे अलावा एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास क्रोनेक्सी ओरियो बेस का, यहाँ पर हम कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं स्टिमुलस की स्ट्रेंथ और स्टिमुलस की ड्यूरेशन पे, ठीक है, उसके हिसाब से ना मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर होगी स्टिमुलस जो आप अप्लाई करो ना उसकी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे है ड्यूरेशन। अगर मैंने इतनी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगाया, यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ शो हो रही है, और दूसरी साइड पे ड्यूरेशन शो हो रही है, यहाँ पे ड्यूरेशन शो हो रही है। ठीक है। अगर मैंने इतनी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगाया था, तो कोई भी जो है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं हुआ था। अगर मैंने अगर थोड़ा सा उसको इंक्रीज किया, यहाँ पर जनरेट होना शुरू हुआ। यहाँ पर मैंने और इंक्रीज किया, वो और जनरेट हुआ। यहाँ पर मैंने मजीद इंक्रीज किया और जनरेट हुआ। स्टिमुलस को मैं बढ़ाई जा रही हूँ तो वो जनरेट हो रहा है। ऐसे मजीद एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको एलिसिट हो रहा है। ये जो लीस्ट जो मिनिमम
अच्छा, हम लोग रियो बेस और क्रोनेक्सी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास रियो बेस का तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्रोनेक्सी में क्या था, जब मैंने एक रियो बेस कैलकुलेट कर ली है, यानी ये लीस्ट स्टिमुलस मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसके डबल अमाउंट ऑफ स्टिमुलस, यानी फॉर एग्जांपल ये 5 है तो यहाँ पर 10 कर देते हैं, इसके डबल अमाउंट ऑफ स्टिमुलस के ऊपर जो ड्यूरेशन लगेगा ना, वो उसका होता है क्रोनेक्सी। ठीक है, यानी रियो बेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, और क्रोनेक्सी क्या है, उसकी ड्यूरेशन। क्रोनेक्सी में उसका ड्यूरेशन आता है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बता दिए, रियो बेस और क्रोनेक्सी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास नेक्स्ट है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे होता है। कोई भी नर्व है वो सेल आपस में, एक दो नर्व सेल आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एक नर्व सेल जो है वो एक मसल के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। दो नर्व आपस में जब करेंगे हम उसको बोल देंगे कि सिनैप्टिक ट्रांसमिशन हो रही है, यानी एक नर्व यहाँ पर एंड हो रही थी, दूसरी नर्व यहाँ पे शुरू हो रही थी। इन दोनों के दरमियान जो ये एक्सॉन और डेंड्राइट का मैंने आपको जो है वो जंक्शन बता दिया, इन दोनों के दरमियान जो है सिनैप्टिक ट्रांसमिशन हो रही है। अगर ये नर्व एंड हो रही थी और यहाँ पे एक मसल है, उसके दरमियान में जंक्शन बन रहा है, तो ये न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो, ये नर्व का न्यूरो और मसल का मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, अब इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, हम उसके स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम देख के करते हैं। कि ये देखिए आपके पास सिनैप्टिक ट्रांसमिशन दिखाई है, आपके पास ना दो स्ट्रक्चर जब आपस में जंक्शन बना रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये दरम्यान में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। ठीक है, इस गैप को हम बोल देते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। इस कम्युनिकेशन को हमने बोल दिया साइनैप्स। अब साइनैप्स को हम रेफरेंस बना रहे हैं ना, तो एक ये जो खाली जगह इसको साइनैप्स बोल रहे हैं, एक साइनैप्स से पहले है उसको बोल देंगे प्री साइनैप्टिक स्ट्रक्चर, एक को बोल देंगे पोस्ट साइनैप्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट कुड बी अ नर्व सेल और इट कुड बी अ मसल, वो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेते हैं। साइनैप्स में हमने क्या कहा, दोनों जो है वो नर्व है। ठीक है, तो ये प्री साइनैप्टिक नर्व है और ये पोस्ट साइनैप्टिक नर्व है, हम लोगों ने दोनों को बता दिया। अब जो प्री साइनैप्टिक नर्व होती है वो अपना इम्पल्स दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कैसे कर रही होती है। प्री साइनैप्टिक के अंदर ना कुछ वेजिकल, ये वेजिकल पड़े होते हैं, इन वेजिकल के अंदर कोई हार्मोन या कोई न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो वो अपने स्ट्रक्चर के साथ ये अपनी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, यहाँ पर वो जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा, और रिलीज के बाद क्या होगा, जो पोस्ट सिनैप्टिक स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर ये आपको ग्रीन और पर्पल कलर के रिसेप्टर्स नजर आ रहे होंगे। ये वेसिकल्स क्या होता है, इन वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे रेड कलर के बहुत सारे डॉट्स में अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इस ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर जो है वो रिलीज हो गए। इस रिलीज के बाद क्या होगा, इस रिसेप्टर्स ने इसको जो है वो रिसेप्टर ने उसको जो है वो कंबाइन कर लेगा, और इस तरह यहाँ की जो इम्पल्स थी यहाँ की, वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो गई है। तो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ऐसे होता है, सिनैप्टिक ट्रांसमिशन हो रहा होता है, उसके दरम्यान में गैप हो रहा होता है। देखें यहाँ पर क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल था, उसने क्या किया, यहाँ पर इन वेसिकल्स को यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कराया, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन हुए, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो गया है। इस तरीके से सेल जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर ये देखें, अगर आपके पास एक ऊपर आपके पास प्री सिनैप्टिक स्ट्रक्चर, प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये आपके पास पोस्ट सिनैप्टिक है। बेसिकली क्या होता है आपके पास कि कैल्शियम जो है वो एंटर करता है सेल के अंदर, जो उसको अलाउ करता है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लें कि आपके पास एक नर्व इम्पल्स थी, उसने ट्रांसमिट होना था, इसके क्या हुआ, इसके जंक्शंस के अंदर कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम की एंट्री वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी जो ये वेसिकल्स मूव करके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे। यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, ये एसिटाइल कोलिन होते हैं, एसिटाइल कोलिन होते हैं। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, और ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इसने अटैच होगा, और इस तरह एक की एक्शन पोटेंशियल जो है वो सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बेसिक फिजियोलॉजी की ट्रांसमिशन कैसे हो रही होती है, सिनैप्टिक ट्रांसमिशन कैसे हो रही होती है। और इसी तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर आपके पास नर्व है, ये आपके पास नर्व है, और ये आपका ये मसल है, नर्व और मसल के दरमियान आपस में जंक्शन बन रहा होता है। इसके अंदर भी सेम फिजियोलॉजी है। ये क्या होगा कि यहाँ पर अगर एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा था, वो उसके यहाँ पे टर्मिनल्स पर आया, टर्मिनल्स में उसने अपने वेसिकल्स को फ्यूज किया, वहां एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, और इसके रिसेप्टर्स के साथ वो अटैच करके यहाँ पर नर्व को जो एक्शन पोटेंशियल है उसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक का जो आपको कॉन्सेप्ट भी है वो भी मिल गया। इसके अलावा जो लास्ट चीज आपके पास रहेगी वो मिस्थीनिया ग्रेविस है।
बेसिकली ये क्या चीज है, अब हम जब भी फिजियोलॉजी पढ़े होते हैं तो हमने एक बेसिक चीज पढ़नी होती है कि उसकी फिजियोलॉजी है क्या, उसकी उसमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन हो रहा है उसका, और उसके बाद हमने कुछ उसके उससे रिलेटेड डिजीजेस पढ़नी होती हैं। अब हमारा जो टॉपिक था उससे रिलेटेड डिजीज क्या है, मिस्थेनिया ग्रेविस। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट सिनैप्टिक स्ट्रक्चर है ना वो सेंसिटिव हो जाता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। आपके सर के अंदर और खुद ही से एंटीबॉडीज बन रहे होते हैं जो कि जो आपका पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन था ना उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हमने देखा था कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज खुद ही आपकी के सेल के जो रिसेप्टर्स हैं, पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर्स हैं, उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, आपका जो मसल है वो स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि उसके पास तो एसिटाइलकोलिन रिसीव नहीं हो रहा। अगर एसिटाइलकोलिन रिसीव नहीं हो रहा, मसल जो है उसके मसल काम नहीं करेगा, मसल वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में क्या डिफरेंस होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है कि आप खुद से मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, और इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि वो मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आपका हाथ आपने मूव करना है, आपका पूरी जितनी भी बॉडी के मेजर मसल्स होते हैं, मेन मसल्स होते हैं, वो स्केलेटल होते हैं। स्केलेटल क्या है कि आप अपनी मर्जी से उसको मूव कर रहे हो, आप अपने आंखें अपनी मर्जी से मूव कर रहे हो, अपने हाथ अपनी मर्जी से मूव कर रहे हो, वॉलंटरी मसल मूवमेंट है। इसके बरस अगर हम देखें कि इनवॉलंटरी क्या होता है कि आपका जीआईटी ट्रैक जो है वो सारा का सारा खुद से मूव कर रहा है, हार्ट खुद से मूव कर रहा है, तो वो इनवॉलंटरी है। जो आपका वॉलंटरी मसल्स हैं उनके रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन हो गई और इस वजह से आपके जो वॉलंटरी मसल्स की वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी खुद से ही उसके खिलाफ अपने ही एक यूजफुल स्ट्रक्चर के खिलाफ ही इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर्स हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, आपके सेल्स जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे उससे, और आपके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से वॉलंटरी मसल वीकनेस जो है आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ये मिस्थेनिया ग्रेविस की फिजियोलॉजी है, और जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका रीजन जो कॉजेटिव फैक्टर है दैट इज स्टिल अननोन। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। आज के लेक्चर में बस हमने इतना पढ़ना था।